हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। आज हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का क्वेश्चन पेपर जो आया था उसका मैथ का सॉल्यूशन, कि मैथ के किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्री CBT 1 में, या कह सकते हैं प्री में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल दे दिया गया कि यदि 4 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर यम, तो यम का मान क्या है। ठीक है, दे दिया 4 के पावर 3 गुणा 5 के पावर कितना 6 बराबर 10 के पावर m। आप m की वैल्यू उसी शर्त पे निकाल सकते हैं जब इसका आधार ये दोनों मिलके 10 हो जाए। 10 बना दीजिए इस आधार को। ठीक है, देखिए 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 गुणा 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। जब आधार बराबर हो तो जब पावर बराबर हो तो इसके बेस का गुणा कर दीजिए। 5 दूना के 10, 10 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। m की वैल्यू क्या मिली 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टस्टर अगला सवाल दे दिया गया कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, A एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। अब कह रहा है, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इस पूरे का क्षेत्रफल बता दिया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये क्या कहा कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बताइए। BCD यानी ये एक विकर्ण मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा BCD। ये वाला विकर्ण जो है इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर पूरे का क्षेत्रफल 25 है तो BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधा, यानी 12.5 12.5, वो भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 12.5 सेंटीमीटर और चौथा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए अगला दे दिया कि दो संख्याओं का मौसा 24 है, निम्न में से कौन सा इसका लौसा हो सकता है। ठीक है, मौसा दे दिया यानी HCF कितना दे दिया मौसा, तो 24। ठीक है, तो कौन सा लौसा हो सकता है, यही पूछा है ना, कौन सा लौसा हो सकता है। देखिए, जब भी आप किसी 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का लौसा और मौसा निकालते हैं तो जो लौसा होता है हमेशा मौसा से कटने वाला होता है, हमेशा मौसा से कटेगा। मान लीजिए अगर किसी संख्या का आप लौसा निकाले और मौसा भी निकाले तो ये कन्फर्म है कि जो एलसीएम है, एलसीएम बटा HCF आप करेंगे तो हमेशा पूरा का पूरा ये कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो उसका एलसीएम है ही नहीं। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा ऑप्शन वाला एलसीएम होगा वो HCF से कटने वाला ही होगा, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 24 से कट रहा है, मौसा से कट रहा है। तो 118 24 से कटेगा क्या, नहीं। 144 को चेक करिए, 144 कट जाएगा।
144/24। ठीक है, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा तो 6 चौका 24, 2 बचा और 6 दूना के 12, 2 14, 6 बार में कट गया। यानी ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये इसका लॉस हो सकता है, हो सकता है, और बाकी के लॉस नहीं हो सकते। यही पूछा गया है कि कौन सा इसका लॉस हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7, इसको आपको सरल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले सीधा सीधा बनाएंगे। 7 त्रिका 21, एक 22/3। अब 22/3 है तो 3 तो ऊपर जाएगा, यानी 3 का गुणा हो जाएगा 9/22 प्लस ये कितना बनेगा, 7 त्रिका 21, 21 एक 22 है ना, और 7 ऊपर जाएगा तो 7 त्रिका 21 और 21/22। जब हर बराबर हो तो अंश को आपस में जोड़ दीजिए। 9 और 21 30/22, 30/22 आ गया। कटा भी सकते, 15 दूना के 30 और 11 दूना के 22, क्या कह सकते, 11 कम 11, 4 बचेगा बटा 11। 1 सही 3 यहां बचेगा, 4, ठीक है 4 बचेगा, 1 सही 4/11। ठीक है, अगला दे दिया कि यदि 16/a बराबर 1/कर्णी में 0.25, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इस सवाल का शायद ऑप्शन गलत है, इस वजह से ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रखा गया है, मतलब कि सभी के लिए इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 16/a बराबर 1/, इसका रूट अगर लेंगे तो क्या आएगा, 0.5 है ना। तो a की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, गुणा कर दीजिए तिर्यक, 16 × 5 = 80, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए 8 ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इस सवाल को सभी स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया है, यानी इसका नंबर दे दिया गया है। ठीक है, ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 30 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर यह काम करें तो कितना दिन का समय लगेगा। चलिए, ए जो है, ए एक आदमी है जो इस काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी दूसरा आदमी है जो इसे 30 दिन में कर सकता है। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 120 क्या बनेगा इसका, तो 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12, ये चीज आ गया। अगर एक दिन में बात करें तो एक दिन में ये 7 काम करेंगे, है ना। एक दिन में दोनों मिलके, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, 40 है, ये 40 दिन में कर सकता है ना। मान लेते हैं टोटल काम 120 है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, भाग दे दीजिए। और ये 30 है, 120 काम करना है, 30 दिन में कर सकता है, तो पर डे ये कितना काम करेगा, 4 काम। अगर एक दिन में दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में ये 3 काम कर दिया या 4 काम कर दिया, तो दोनों मिलके यानी एक दिन में टोटल तब 7 काम पूरा होने लगेगा। एक दिन में 7 काम पूरा होता है और 120 काम पूरा करने हैं, तो दिन कितने लगेंगे, 120 में 7 का भाग कर देंगे, 120/7, 7 एकम 7, 5 बचा 50 हुआ, 7 × 7 = 49, 1 बचा, इतना। ठीक है।
17 सही 1/7 दिन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है। अगला जो दिया गया कि a के पावर 6 गुणा a के पावर -4 भाग a के पावर 3, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब बेस बराबर हो, बेस एक ही हो, समान हो, तो हम क्या कर देते हैं, अगर गुणा रहता है तो पावर को जोड़ दीजिए, है ना। चलिए a की पावर 6, इसको बटा में भी लिख सकते हैं या ऐसे डायरेक्टली कर दीजिए। a की पावर क्या होगा 6 प्लस -4, इतना आया। अब ये भाग में है तो इसका पावर क्या होगा, घटेगा, है ना। तो a की पावर क्या बनेगा 6 प्लस माइनस 6 -4 और -3। ठीक है, तो 6 -4 और -3 कितना आ जाएगा, a के पावर -1। और जब ये चीज माइनस में हो जाती है तो उसको 1/a भी लिख सकते हैं। अगर 1/a है, 1 की पावर 1 इसका मतलब है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 1/a। अगला, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत माध्य है, या फिर कह सकते हैं औसत 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख लिए गए थे, तो सही माध्य क्या है। ठीक है, इसमें 40 छात्र हैं, इनका जो औसत आया कितना आया 72.5, यानी औसत जो मिला 72.5 मिला। तो टोटल कितना नंबर, 40 लोगों का टोटल नंबर क्या हो गया होगा, औसत गुणा संख्या, यानी 72.5 में 40 का गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि 40 लोगों का टोटल मिला के नंबर कितना जोड़ा गया था। ठीक है, तो 0 से अगर गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब 4 से सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 4 बचे 20, 2 बचा, 4 दूना के 8 2 10 और 4 सत्ते 28 और 1 29। ठीक है, 2900। उसके बाद कह रहा है कि जब पता चला कि टोटल 2900 नंबर है 40 लोगों का, फिर कह रहा है कि एक गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख लिए गए थे। 84 लिखना था लेकिन 48 लिख लिया गया। 84 लिखना था लेकिन लिख लिया कितना गया 48, ये गलत लिखा गया था। इसका मतलब ये गलत योग आ रहा होगा ना, ये सही है। लिखना था 84 की जगह 48 की, 48 की जगह 84, 84 की जगह 48 लिख लिया गया। 84 लिखना था यानी ये सही था, है ना, और ये गलत है। इसका मतलब कि इनमें से ये जो है गलत 48 लिख दिया गया, इसका मतलब कि ये कम जो है लिख दिया गया। लिखना था, देना था 84 नंबर, है ना, लेकिन लिख लिया गया उसका 48 नंबर, यानी कम नंबर आया ना, उसका कम नंबर हुआ। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, तो घटा लीजिए, 14 में से 8 गया 6 और यहां 7 बचा 36। 36 नंबर कम लिखा गया था। ठीक है, 36 नंबर जब कम लिखा गया तो इसका मतलब कि अगर सही वाला निकालना है तो 36 नंबर और इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा टोटल में, है ना। तो सही क्या हो जाएगा 2936 हो गया। और औसत पूछा है तो योग तो इतना आया बटा संख्या 40 लोग। 4 से भाग देके पॉइंट एक दशमलव जो है कि आगे खिसका दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, बचा 1 13 हो गया, 4 तेई 12, बचा 1 16 हो गया, 4 चौका 16। और 0 से मतलब जब देंगे तो ये 73.4 बन जाएगा।
73.4, यानी ये हमारा सही औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपए में बेचता है, तो एक पर वह 20% लाभ कमाता है तथा दूसरे पर 12%, एक पर 12% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 12% की हानि कमाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है? पहली तो बात ये आती है कि इसको लगाएंगे कैसे, और ये सवाल भी हर एक स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया था। देखिए, हर एक कुर्सी 462 रुपए में बेचता है, तो दोनों कुर्सियों को कितने में बेचा हो गया? कुल विक्रय निकाल लें। कुल विक्रय 462 एक कुर्सी को बेचता है, तो 462 का 2 गुना, 462 का 2 गुना 924 है ना। अब कह रहा है ना कि एक को 12% के लाभ, एक पर 12% लाभ कमाता है और दूसरे पर 12% की हानि। पहली को अगर बेचा, पहली को मान लेते हैं, ये देखिए लाभ और हानि निकालने के लिए, लाभ और हानि कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ कुल, तो इसके लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, देखिए पहले की अगर बात करें तो कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचता है, यानी 112% में बेचा, तो कितना में बेचा? 462 रुपया में। और दूसरे की बात करें तो दूसरा भी कह रहा है कि 12% हानि पर बेचता है, यानी 88% में बेचा, तब 462 में बेचा, है ना। अगर 100% की वैल्यू निकाल दें तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, इसके भी 100% की वैल्यू निकाल दें तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रय मूल्य 462 बटा 112 और गुणा 100। ठीक है, 2 से कटा दीजिए पहले, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तेईं 6 और 2 एकम 2, 56 आ गया। 56 बटा 231, 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा, 7 त्रिका 21, ठीक, और 7 त्रिका 21, 7 8 56, 8 हो गया। 4 से कटा दीजिए, या फिर 8 है तो रहने दीजिए, ठीक है। 3300 बटा 8 कितना आ जाएगा? तो 8 चौका 32, 1 बचा, 10 हुआ, और 8 एकम 8, 2 बचा, 8 गुना के 16, 8 पचे 40, 412.5। इसके 100% की अगर वैल्यू निकालें तो 462 बटा 88 और गुणा 100। 11 से कटेगा, हाँ 11 से कटेगा, जरूर कटेगा। 11 8 88 और 11 चौक 44, 11 गुना के 22। 4 से कट रहा है? नहीं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 21 गुना के 42। 4 से इसको कटा दीजिए, 25 चौका 100। तो इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा तो 25 से कम 25, 25 गुना के 50 और 2 52। ठीक है, 525 रुपए दूसरी वाली का क्रय मूल्य आया और 412.5 रुपए पहली वाली का क्रय मूल्य आया। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पता चलेगा कि दोनों कुर्सियों को कितना रुपए में खरीदा था। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 412 और 525 जोड़ दीजिए, 0.5 तो ठीक है, 5 2 7, 2 1 3 और 5 4 9, 937.5, 937.5। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ऐसे दिया गया है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। तो देखिए 437 रुपया 50 पैसा में खरीदा
और 937.5 रुपए में खरीदा और 924 रुपए में बेच दिया। ठीक है, लाभ हो रहा है कि हानि, तो आपको पता चलेगा ये हानि होगी, ये हानि होगी। हानि होगी तो कितने रुपए की होगी, तो 937.5 माइनस 924.05 13.5। ठीक है, देखिए ये तो रहा आपके लगाने का तरीका, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बेसिक तरीके से आप लगा लिए। ठीक है, हाँ, अगला सवाल दे दिया गया कि ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा, मतलब सीधा सीधा है कि 1,20,393 रुपए को ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटना है। इसमें बी का हिस्सा पूछा है। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 9 रुपए टोटल हो, टोटल कितने मिल रहे हैं, 9 रुपए, टोटल 9 रुपए हो, तो इसमें से हम बी को कितना देंगे, 3 रुपया। बी कितना पा रहा है, 3 रुपया पा रहा है, कितना में से, 9 रुपया में से, है ना। तो 1,20,393 में कितना रुपया पाएगा, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 से भाग कर दीजिए, है ना, 3 चौका 12, 0, फिर 3 एकम 3, फिर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 40,131। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दे दिया गया कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए एक मीनार है और ये जमीन है, धरातल है। कह रहा है कि इसके आधार से 20 मीटर की दूर पर, आधार यही होगा ना मीनार का, ये इससे 20 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं यहां है, ये 20 मीटर की दूरी है, पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी यानी इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, तो कह रहा है 60 डिग्री का। पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यही निकालना है आपको h। अब बताइए, ये है इसके लिए ऊंचाई और ये है आधार बटा लंब या आधार बटा ऊंचाई या ऊंचाई बटा आधार, क्या कर सकते हैं, tan में दिखा सकते हैं। tan 60 डिग्री बराबर h बटा 20। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कणी में 3, h बटा 20, यानी h की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 20 कणी में 3, 20 कणी में 3, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आगे देता है तो कणी में 3 की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, 1 3 2। आगे दे दिया गया कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 तथा a रेशियो b बराबर 1:3। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 दे दिया, तो a और प्लस b की वैल्यू क्या बनेगी, 10, और a रेशियो b 3:1, यानी a और b का जोड़ 10 है
और इनका अनुपात 1:3 है, यानी इस 10 को 1:3 के अनुपात में बांटना है। तो पूछा क्या है कि a इंटू बी, ए बी की बतानी है वैल्यू। देखिए इस अनुपात में बांटिए। अगर हम कहें कि ए को 1 रुपया दिया जाए तो बी को 3 रुपया दिया जाएगा, ए को 2 रुपया दिया जाए तो बी को 6 रुपया दिया जाएगा, है ना? ऐसे ही अनुपात चलेगा। अगर ए की बात करें, ए की, तो ए को कितना मिल रहा है? 1 रुपया। कितना में से? 4 रुपया में से। तो 10 में से कितना मिलेगा? 10/4, यानी 2.5। अब 10 में से ए 2.5 ले लिया तो बी कितना लेगा? घटा के भी कर सकते हैं, या 1 गुणा 10 भी कर सकते हैं, सॉरी 3/4 गुणा 10 भी कर सकते हैं। घटा दीजिए सीधा सीधा, ये कितना आ जाएगा? 7.5। पूछा है ए इंटू बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 × 125 बचा 12, 25 × 125 हो गया, 25 × 175 और 12, 175 और 12, तो 175 10 185 और 2 187। 2 अंक पे दशमलव भी लगाना है, 18.75, 18.75। ठीक है, देखिए अगला सवाल दे दिया गया कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उसी समय या समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है ना? तो मूलधन कितना है? कहने का मतलब एक मूलधन है जिसको 2 तरीके से दिया जाता है, उसी 5% पर 2 साल के लिए एक जगह चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया गया और एक जगह साधारण ब्याज पर दे दिया गया। और जब पैसा मिला 2 साल बाद, तो पता चला कि जो चक्रवृद्धि ब्याज वहां से मिला वो साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा मिला है। तो मूलधन कितना रुपया दिया गया था, ये कहने का मतलब है। तो इसको एक तो आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, दूसरा है कि अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के लिए अंतर दिया हो तो D बराबर PR²। D का मतलब डिफरेंस, अंतर कितना दिया? 10। P यानी मूलधन, R 5% दिया यानी 5/100, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना? यहां हो जाएगा P बराबर 10, यहां पहले से है, 100 स्क्वायर का मतलब 100 × 100, इधर 100 × 100 हो जाएगा, तो इतना 4 जीरो बन जाएंगे, और बटा 5×5 = 25। अब ये गुणा में था तो भाग में ले लिए, ये नीचे था तो ऊपर कर दिए, ठीक है? 25 चौका 100, 4 पे 3 जीरो, यानी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पर 3 जीरो, यानी 4000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका सवाल दे दिया गया कि 2 नंबरों का अनुपात 7:12 है, 1 और 2, 7:12 है, ठीक? उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों अनुपातों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? देखिए ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन से भी चेक कर लीजिए। 7, 28, 35, 12, ठीक? छोटी संख्या जो भी होगी यही होगी ना, 7, यानी कोई भी छोटी संख्या होगी वो 7 से कटने ही वाली होगी, 7 का गुणज ही आएगी। तो 7 का गुणज आएगी तो इसका मतलब 7 का कौन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो एकदम नहीं हो सकता, है ना? अब 3 ऑप्शन हमारे पास हैं तो लगाएंगे ही लगाएंगे अब, ठीक है? कह रहा है कि इसको मान लीजिए 7x और इसको मान लीजिए 12x। अब कह दिया कि दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है? 7 जोड़ दिया जाता है। दोनों में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या आ जाता है? तो 7:11 यानी 7/11 हो जाता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 से गुणा करेंगे तो 11 सते 77 यक्स प्लस 11 सते 77 बराबर 12 सते 84 यक्स और प्लस 7 सते 49। यक्स को उधर भेज दीजिए चाहे इधर भेज दीजिए, है ना। तो ये बनेगा 7 यक्स। घटाएंगे तो 77 में से 49 घटाना है, कितना बन जाएगा, तो 27 और 1 28। x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। यही तो 7x और 12x माने है ना, छोटी संख्या 7x यानी 7 चौक 28। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28, ठीक है। देखिए अगला आपसे कह दिया गया कि A और B की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी देख लीजिए, ऑप्शन से भी देख लीजिए। ऑप्शन से तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। कौन 1:2 के अनुपात में है और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 भी हो जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन से ही देख लेते हैं, बड़ा इजी पड़ेगा। 14,28, ठीक है। 6, और 12, फिर दे दिया 15 और 30, 10 और 20। एक संबंध 2 का अनुपात तो सब में दिख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 आना चाहिए। 7 वर्ष बाद ये कितना का होगा, 7 वर्ष बाद ये कितना का होगा बताइए, 21, और 7 वर्ष बाद 35 वर्ष, कितना आना चाहिए 3:5, यही ना 3:5। कटाइए तो 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, 3:5 मिल रहा है 7 वर्ष बाद भी, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 और 28, 7 और 28, ठीक है। देखिए दोनों को मान लेते हैं कि एक यक्ष है, A और B दो लोग हैं, एक यक्ष है तो दूसरा 2 यक्ष है ना। 7 वर्ष बाद यानी x प्लस 7 ये हो जाएगा और 2x प्लस 7 ये हो जाएगा, है ना। और दोनों की आयु का अनुपात कितना आ जाना चाहिए, तो 3:5 यानी 3/5 हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5x प्लस 5 सते 35 बराबर 3 दूना के 6x प्लस 3 सते 21। 1x मिलेगा। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 35 में से 21 आपको घटाना है, तो 35 में से पहले 20 घटा दीजिए। 35 में से 20 घटाएंगे तो 15, और एक और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14, यानी ये हो गया 14 तो ये हो गया 28। बात क्लियर हुई। चलिए अगला दिया है एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें गेम ABCDE की बात कर रहा है, ठीक है। A को खेलने वाले 25%, B को 20%, C को 10%, D को 15% और E को 25%, या A में हमें लगता है 24% और E में 24%, ठीक है। यदि 165 छात्र D खेल खेलते हैं, 165 छात्र D खेल खेलते हैं, D देखिए कितने परसेंट लोग खेल रहे हैं, 15%। D खेल रहे हैं 15% और ये कह रहा है कि 165 लोग खेलते हैं, है ना। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 165/15 कितना आ जाएगा 11। तो पूछा क्या है आगे पूछ दिया कि तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या बताइए, यानी 100% कितना आ जाएगा 1100। इसी से अगला सवाल नहीं, इससे अब अगला सवाल एक ही सवाल दिया है, ठीक ना। इससे एक ही सवाल दिया है। जनरली अगर चार्ट देता है तो 3 सवाल कम से कम देता ही देता है,
और ऐसे सवाल बड़ा ही इजी आते हैं। ठीक है, अगला है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, अगर 100 रुपया का खरीदा है, क्रय बना लेते हैं 100 रुपया, तो अंकित कितना किया? अंकित कितना किया? 25% अधिक अंकित करता है, यानी 125 रुपया अंकित कर लिया, है ना। और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% की ये अपने में 100% तो होगी ही होगी, है ना। अगर इस पर 25% की छूट देगा तो हमसे 75% लेगा। बेचेगा कितना में? बेचा कितना में? तो 125 का 75% यानी 75/100, है ना। कटा दीजिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125। ठीक है, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 और 5 सते 35 और 2 37/4। 4 9 36 बचा 1, 15 हो गया, 4 3 12, 3 बचा, दशमलव लगा दिए 30, 4 सते 28, 2 बचा, फिर 4 पचे 20। ठीक, यानी 93.45 रुपये में बेचा। 100 रुपया का खरीदा था, 93.45 रुपये में बेचा, तो कितना परसेंट या कितना रुपया की हानि हुई? हानि हो रही है ना। 100 रुपये का खरीद के आप 93.45 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हानि होगी। तो हानि कितने की हो रही है? हानि कितने की यहाँ से हो रही है? तो 100 में से आप घटा देंगे कितना? 6.55। 6.55 और 100 से निकालना है तो यही परसेंटेज भी बन जाता, है ना। 6.55%। अगला दे दिया कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा हुआ समय बताइए कि एक खंभे को कितना समय में पार कर जाएगी। ठीक है, तो समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल। और सबसे बड़ी बात कि अगर एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है तो इसका मतलब वो कितनी दूरी चलेगी? तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। ठीक है, जितनी उसकी लंबाई होगी। समय निकालना है, टाइम t बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 180 मीटर। चाल कितना? 160 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दें तो 18 का गुणा करेंगे, 18 से यहाँ बटा करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक, कटाएंगे, 0 से 0 कटा, 4 से कटा दीजिए, दोनों 18, 9 9 81 बटा 4 यहाँ बचा, 4 पचे 20। 2 से भाग कर दीजिए, 45 दूना के 90 हो जाएगा, 40 दूना के 80, 40.5। ठीक, और एक और 0 से भाग करना है तो 4.05 इतना सेकेंड, 4.05 सेकेंड। ठीक है, अगला क्या दे दिया कि यदि निम्न आंकड़े का बहुलक 52 है तो यक्ष का मान बताइए। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, है ना। दे दिया 52, 45, उसके बाद 49, 54, 56, 52, x-3 और 56। ठीक है, बहुलक कितना बता दिया? 52। देखिए, 52 एक बार, 2 बार, ठीक है, और 56 को देखिए तो 56 भी 2 बार है ना। इसका मतलब जब ये 3 बार होगा तब ना सबसे अधिक बार आएगा, यानी इसकी वैल्यू भी 52 होनी पड़ेगी, यानी x-3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
तो 52 होनी चाहिए। तो x बराबर 52 और प्लस 3 55 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दिया गया कि यदि x बराबर प्लस y बराबर गुणा z बराबर माइनस तो 3x 4y 2z 9 यानी 9 का मान कितना है। ये भी सभी स्टूडेंट्स के लिए इग्नोर किया गया है सवाल है। देखते हैं क्या होता है। इसमें दिया है कि 3x, x की जगह क्या लिखना है प्लस 4y यानी 4 गुणा और 2z 2 माइनस 9। करिए हल। 4 गुना के 8, 8 और 3 11, 11 माइनस 9 कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा। तो ऑप्शन ही इसका सही नहीं दिया है, ऑप्शन इसका सही नहीं दिया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 8 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/5 भाग 5 सही 1/4, 5 सही 1/4 का मान ज्ञात कीजिए या सरल करिए, है ना। तो 8 3 का 24 1 25/3 गुणा 4 5 20 1 21/5 और ये भाग में है ना। पहले इसको थोड़ा सा चेंज करके उल्टा कर दीजिए। 4 5 20, 20 1 21/4 है तो 4/21 करेंगे, गुणा बदल के 4/21 कर दीजिए, है ना। 21 से 21 कटेगा, 5 5 25 और 3 से कटाएंगे, सॉरी 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, तब 3 से कोई कट नहीं रहा, कोई नहीं। ठीक है, तो 4 5 20 और बटा 3 बचा हुआ है, 3 यहां बचा हुआ है यानी 20/3। अगर इसको बदला जाए तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 2 20, 6 सही 2/3 जो कि ऑप्शन चौथा है। ठीक है, चलिए आगे। यदि यक्ष प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% तो यक्ष का मान बताइए। यक्ष प्रतिशत का मतलब गुणा 15% बराबर 1.2% यानी 1.2% की जगह डायरेक्ट 100 भी लिख सकते थे। यक्ष बटा 100 कर दीजिए, गुणा 15/100 बराबर 1.2/100, है ना। 100 से तो 100 कटेगा, यहां जाके ये 100 गुणा हो जाएगा तो 120 बनेगा। x बराबर 120 और 15 ऊपर है, आ जाएगा नीचे, 15 8 120। x की वैल्यू क्या बन जाएगी 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, अगला है 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है ए, है ना। तो क्रय मूल्य क्या है, 3480 रुपये में बेचता है, कितना में 3480 रुपया में, तो कितने परसेंट का लाभ होता है 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब कि वो 20% लाभ में बेचा है, तो 20% लाभ में बेचेगा कोई आदमी, 100% में खरीद के 20% लाभ पर बेचेगा तो 120%, यानी 120% की वैल्यू ये बता दिया। तो 1% की वैल्यू अगर निकालना होगा तो इससे भाग कर देंगे, भाग कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 12 से कटा देंगे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो 12 गुना के 24, 10 बचा, 12 9 108, 12 9 108, 29 आया। 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% यही तो क्रय मूल्य होगा, 2900 ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह दिया गया कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी पर
सॉरी, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। ये भी सभी स्टूडेंट्स के लिए इग्नोर किया गया सवाल है। अब देखते हैं इसमें क्या गलती है। इसमें गलती क्या हो सकती है? ऑप्शन में गलती हो सकती है और कुछ नहीं है ना। चलिए देखिए क्या कह दिया गया कि एक सीढ़ी है, ये मान लीजिए इमारत होगी, है ना। एक सीढ़ी ऐसे खड़ी है, इस पे ये सीढ़ी हो गई। कह रहा है कि एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। ये सीढ़ी का जो आधार है इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर है ना। फिर क्या कह दिया? सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी ये 14 मीटर की ऊंचाई तक ये सीढ़ी पहुंची है। कितना ऊंचाई? 14 मीटर। तो पूछा क्या है कि सीढ़ी की लंबाई, यानी ये बताना है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अरे यार यक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए या यक्स स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 14 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36। यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? क्या बन जाएगी? तो 6 6 12 और 9 3 12, 1 13, 13 और 1 1 2, 232। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? x बराबर इतना आ गया, तो x 232 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? तो इसका रूट निकाल लिया जाए। रूट निकालेंगे तो 232, 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 अठे 16, यानी कह सकते हैं 2 कणी में 58, 2 कणी में 58। x की वैल्यू हो जाएगी 2 कणी में 58, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 कणी में 58 मीटर, 2 कणी में 58 मीटर। चलिए आगे, अगला दे दिया कि ज्यामिति का जनक कौन है। ज्यामिति का जनक कौन है? तो ज्यामिति के जो जनक हैं वो है यूक्लिड। ऐसे सवालों को लोग जल्दी देखते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। यूक्लिड है। फिर कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई एक खेल खेलते हैं। इसका मतलब कि 40 लोग टोटल हैं और कह दिया कि 38 विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलते हैं। इसका मतलब 2 लोग तो खेलेंगे ही नहीं, है ना। 38 लोग टोटल खेल खेलते हैं। कुछ लोग खो खो वाले खेलते हैं और कुछ लोग कबड्डी खेलते हैं। अब 38 लोग टोटल हैं खेलने वाले, उसमें से कह दिया कि 24 लोग खो खो खेलते हैं और 20 लोग कबड्डी खेलते हैं। टोटल कितने लोग खेलने वाले हो गए? ऐसे 44 लोग खेल रहे हैं। इसका मतलब खेलने वाले हैं 38 ही। तो इसका मतलब 6 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, दोनों में शामिल कर लिए गए हैं, है ना। तो 24 में से 6 अगर घटाएं तो ये 18 और 20 में से 6 घटाएं 14, ठीक है। तो पूछा क्या है इसमें? पहला सवाल इससे दे दिया गया कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो 6, ठीक है। कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं? कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 18, ठीक है। कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते? कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते? तो कोई खेल नहीं खेलने वाले कौन से हो जाएंगे? तो 2 विद्यार्थी,
कोई खेल नहीं खेलने वाले 2 विद्यार्थी। बात समझ में आ गई। और दूसरा दिया था कि कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो देखिए कबड्डी नहीं खेलने वाले, एक तो ये 18 लोग ऐसे हैं जो कबड्डी से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल खो खो खेलेंगे, तो कबड्डी ये नहीं खेलेंगे। और 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 लोग ऐसे होंगे जिनका कबड्डी से कोई मतलब नहीं रहेगा, जिनका कबड्डी से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि यानी परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती? 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 22, 2 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू दे दिया, ये आ गया 22, 22 से 22 कटेगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/2, 7/2। पूछा है कि क्षेत्रफल बता दीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 7/2 गुणा 7/2, 2 से कटाएंगे 11, 7 से 7 कट गया, 11 7 77 और बटा 2। कैसे ऑप्शन दिया है? पॉइंट में दिया है, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 18 आदमी इसे कितने दिन में कर लेंगे? यमोन डीवन लगा दीजिए। 50 आदमी कितने दिन में? तो 20 दिन में। यमोन डीवन बराबर m2d2, m2 18 आदमी कितने दिन लगेंगे? 18 से कटाना है तो 50 गुणा 20/18, दोनों 18, दूधा में 20, यानी d की वैल्यू 500/9। कटाएंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 55.5। अगला है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है तथा सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या। इससे आसान सवाल क्या आ सकता है? वृत्त है, ठीक है, और जो छोटी जीवा दिया है वो आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, भुलवाने के लिए दिया है। अब बताइए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास ही तो होती है ना। अगर व्यास का आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या मिल जाएगी, और इसकी सबसे बड़ी जीवा जो बताया है वो 10 सेंटीमीटर बताया है, 10, तो त्रिज्या कितनी, यानी व्यास 10 दे दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। मुजबानी सवाल मौखिक रूप से। फिर कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? है ना। देखिए इसको बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे, है ना। देखिए मान लेते हैं कि हम 1 रुपया जमा किए, 1 रुपया जमा किए तो 8 साल में कह रहा है कि 3 गुना हो जाती है, 3 रुपया हो गई। ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया जमा किए तो 8 साल बाद हम देखें तो 3 रुपया हो गया, इसका मतलब 2 रुपया हमें एक्स्ट्रा यानी 2 रुपया ब्याज मिला। 2 रुपया ब्याज कितना साल में? तो 8 साल में, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने साल में 5 गुनी हो जाएगी, यानी अगर 1 रुपया जमा करें तो 5 रुपया हो जाए तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 4 रुपया, 4 रुपया ब्याज मिलेगा ना। तो अब बताइए 2 रुपया ब्याज पाने के लिए 8 साल इंतजार करना होता है, तो 4 रुपया ब्याज का पाना है तो कितना साल में होगा? ये 16 साल में, है ना। 2 रुपया पाने के लिए 8 साल वेट करते हैं तो 4 रुपया पाने के लिए कितना साल वेट करेंगे? 16 साल, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है।
तो ऑप्शन दे दिया 0.09, 8.1, फिर 0.025 और तीसरा है सभी। बताना है आपको कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। देखिए पहले तो आप पॉइंट मतलब कि क्या करिए कि दशमलव को बंद कर लीजिए, ठीक है, और चेक कर लीजिए कौन पूर्ण वर्ग मिल रही है। 3 पूर्ण वर्ग है, 8 भी पूर्ण वर्ग है, ये 25 भी पूर्ण वर्ग है ना। अब जब पूर्ण वर्ग मिल गई तो उसके बाद अब चेक करिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए दो दो के पेयर में दशमलव भी तो होना चाहिए ना। पेयर दो दो का होता है, यानी दो दो के पेयर में होना चाहिए। यहां तो 2 के पेयर में है, यहां एक पे दशमलव है, तो 2 का पेयर तो नहीं बन सकता। या तो 1 पे रहे, या तो 2 पे रहे, चाहे 4 पे रहे, चाहे 6 पे रहे, ऐसे रहे। यहां भी 3 पे है, यहां भी 2 का पेयर नहीं बन सकता। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0.09, 0.09। चलिए तो ये थे आपके एनटीपीसी 29 मार्च 2016 के पेपर में पूछे गए सवाल, और आपने क्वेश्चन का लेवल देखा भी, स्टैंडर्ड भी जाना कि किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।